स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि किस तरह से उन्होंने किशंदा की उस पुरानी परंपरा को जीवित रखा और किशंदा के चले जाने के बाद भी उन्होंने कई परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की। बहुत सारी चीज़ें थी जो किशंदा के यहाँ रह करके वो किया करते थे, उनको वो किशंदा के चले जाने के बाद भी उसी प्रकार से करते रहे यथाविधि, और उसमें कोई कमी नहीं आने दी। इस कोशिश में पत्नी और बच्चों को नाराज किया। मैं आपको बता चुकी हूँ कि उनके पत्नी और बच्चे इन चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। वो ये कहते थे कि आप नई पीढ़ी के साथ चलो, ये सारी चीज़ें बकवास हैं, मूर्खतापूर्ण हैं, इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन यशोधर बाबू उन चीज़ों को नहीं भूल पाते थे। तो जो भी किशंदा की परंपराएं थी उनको जीवित रखने के चक्कर में वो अपनी पत्नी और बच्चों को नाराज कर दिया करते थे। घर में होली गवाना, जब होली आती थी तो घर में बैठ के होली गाया करते थे वो लोग। जन्य पुण्यों के दिन सब कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के लिए अपने घर आमंत्रित करना। जनेऊ बदलना एक पर्व होता है पहाड़ियों में, तो जितने भी कुमाऊनी जाति होती है तो उसमें जनेऊ जब बदला जाता था तो उसके लिए सबको एक ही जगह आमंत्रित किया जाता था। वहाँ पर सबका खाना वाना होता था और उस पर्व को अच्छे से मनाया जाता था। तो जनेऊ पुण्यों के दिन कुमाऊनियों को जनेऊ बदलने के अपने घर आमंत्रित करते थे। रामलीला की तालीम के लिए अपना एक क्वार्टर जो था उसका एक कमरा दे दिया करते थे। रामलीला जब होने लगती थी दिवाली के दिनों से पहले, तो उसकी तैयारी के लिए, रिहर्सल वगैरह के लिए वो अपने क्वार्टर में ही एक कमरा खाली करके, जैसे कि किशंदा दिया करते थे ऐसे ही यशोधर बाबू भी दे देते थे। और भी ऐसे कई काम थे जो यशोधर बाबू ने किशंदा से विरासत में लिए थे। विरासत मीन्स किसी चीज़ का उनके चले जाने के बाद उसके उत्तराधिकारी को उसी कार्य को अपने हाथ में ले लेना। वो चीज़ें विरासत, उनके द्वारा छोड़ा गया कार्य, उसका पुत्र या उसका कोई बहुत ही ज़्यादा संबंधी, सगा संबंधी जो उस चीज़ को उसी प्रकार से करे, वो विरासत कहलाती है। तो विरासत में ले लिए थे उन्होंने, ऐसे ही कुछ काम थे। उनकी पत्नी और बच्चों को इन आयोजनों पर होने वाला खर्चा और इन आयोजनों में होने वाला शोर, दोनों ही से सख्त नफरत थी, दोनों ही सख्त नापसंद थे। तो आपको मालूम है, अगर हम कोई चीज़ करवाते हैं अपने घर में, गाने गवाते हैं या लोगों को आमंत्रित करते हैं या किसी पर्व को मनाते हैं कुछ लोग मिलकर के, तो उनमें शोर शराबा भी होता है और पैसे भी खर्च होते हैं। तो ये सारे काम यशोधर बाबू तो किशंदा की परंपरा को जीवित रखने के लिए किया करते थे, लेकिन उनके पत्नी और बच्चों को बहुत ज़्यादा बुरे लगते थे और उन्हें बहुत सख्त नापसंद थे ये सारी की सारी चीज़ें। बदतर यही कि इन आयोजनों के लिए समाज में भी कोई खास उत्साह नहीं रह गया। और इससे भी बदतर बात तो ये है कि चलो वो तो उनके परिवार की बात है, लेकिन आज हम समाज में देखते हैं तो इन चीज़ों के लिए कोई खास उत्साह नहीं रह गया है। पहले जिस उत्साह से लोग बाग जन्माष्टमी पर झांकियाँ सजाते थे, घरों में भजन कीर्तन गाते थे, होली पर होली गाना और भी जितने सारे पर्व हैं बड़े उत्साह से मनाए जाते थे, लेकिन आज समाज में इन चीज़ों की जो कद्र है वो धीरे धीरे घटती जा रही है और आजकल के लोगों में इस चीज़ के लिए कोई उत्साह नहीं रह गया। यशोधर जी चाहते हैं कि उन्हें समाज का सम्मानित बुजुर्ग माना जाए, लेकिन जब समाज ही ना हो तो ये पद उन्हें क्यों कर मिले। यशोधर जी ये चाहते हैं कि उन्हें भी समाज में एक सम्मानित बुजुर्ग की उपाधि मिले, यानी उनकी बुजुर्गियत का लोग बाग सम्मान करें और बड़े इज्जत और आदर के साथ उनका नाम लें। परंतु जब समाज में ही ये चीज़ें नहीं हैं, जब समाज ही नहीं है तो ये पद कौन देगा उन्हें, ये पद फिर उन्हें क्यों कर मिले। यशोधर जी कहते हैं कि बच्चे मेरा आदर करें और उसी तरह हर बात में मुझसे सलाह लें जिस तरह मैं किशंदा से लिया करता था। यशोधर जी की एक दिली ख्वाहिश
एक दिली इच्छा है कि मेरे बच्चे भी हर बात में मेरी इजाज़त लें, मुझसे सुझाव मांगें, मेरे से बात करें कि हम ऐसा करना चाहते हैं। जैसे हर बात में किशनदा से लिया करते थे, तो वो भी ये चाहते हैं कि जैसे मैं करता था वैसे ही मेरे बच्चे भी मुझसे इसी तरह से सलाह लें। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं और हरगिज़ ये दुराग्रह नहीं करना चाहते कि बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर समझें। यशोधर बाबू डेमोक्रेट बाबू हैं, यानी अपनी तानाशाही नहीं चलाते हैं। वो उन लोगों के विचारों की भी कद्र करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनके विचारों को सही नहीं मानते हैं। वह हरगिज़ ये दुराग्रह मीन्स ये जिद नहीं करते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करते, और ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे उनके कहे को पत्थर की लकीर माने। पत्थर की लकीर मीन्स जो चीज़ किसी के द्वारा मिटाई ना जा सके उसको अडिग माने, जो वो कह दें वही माने, सिर्फ अपनी इच्छा ना चलाएं, ऐसा भी नहीं चाहते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि ना पूछा ना ताजा, जिसके मन में जैसा आया वो करता रहा। उन्हें बच्चों से ये शिकायत नहीं है कि वो अपनी मर्जी से करते हैं, बस इतनी सी शिकायत है कि उनसे ना किसी ने पूछा ना बचा, बस अपनी मर्जी चलाते रहते हैं घर में, अपनी मर्जी से जो मन चाहा वो करते रहते हैं। ग्रांटेड तुम्हारी नॉलेज ज़्यादा होगी, हालांकि वो मानते हैं कि उनमें नॉलेज ज़्यादा है। शायद हो सकता है कि वो चीज़ों का ज्ञान जो यशोधर बाबू के पास नहीं है वो उनके बच्चों पर हो। लेकिन एक्सपीरियंस का कोई सब्स्टिट्यूट ठहरा नहीं बेटा। लेकिन एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस है, अनुभव ज्ञान, अनुभव वाला जो ज्ञान होता है ना, वो किताबी ज्ञान से कहीं बेहतर होता है। तो वो मानते हैं कि एक्सपीरियंस का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता ना, अनुभव का तो कोई दूसरा वो नहीं होता है ना। अनुभव तो अनुभव है, तो उसका समान रूप कहाँ से लाएंगे आप? भाई आपके अंदर वो अनुभव नहीं है जो मैंने किया है। नॉलेज आपकी ज़्यादा होगी, हो सकती है, लेकिन मेरे पास अनुभव है। मानो ना मानो, मैं जो कहता हूँ वो चाहते हैं घर में जो बात मैं कहता हूँ उसे माने ना माने उनकी मर्जी है, झूठे मुंह से ही सही। अरे एक बार तो पूछ लिया करो, ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। कहते हैं कि मेरे से तुमने कोई बात पूछी और मैंने तुम्हें उसका उत्तर दिया, अब चाहे तुमसे मानो मत मानो, झूठे के लिए सही, अरे मेरी बात रखने के लिए सही, कम से कम मुझसे पूछ तो सकते हो कि हम ये कर रहे हैं। ऐसा कहते हैं यशोधर बाबू। और जब वो ये कहते हैं तो बच्चे ये उत्तर देते हैं कि बाबा आप तो हद करते हैं, जो बात आप जानते ही नहीं आपसे क्यों पूछें। अच्छा, बच्चों का ये कहना होता है जब भी वो ये बात कहते हैं कि अरे भाई चाहे तो मेरा कहना मानो ना मानो, लेकिन कम से कम मुझसे पूछ तो सकते हो। तो बच्चे इस बात को उत्तर देते हैं कि आप भी हद करते हैं। अरे जिस चीज़ के बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है, जिस चीज़ के बारे में आपको ज्ञान ही नहीं है, या जिस चीज़ के बारे में आप सोचते नहीं, उस चीज़ के बारे में आपसे हम क्यों पूछें? आप कर क्या लेंगे? क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं, तो फिर हम आपसे क्यों पूछें? फिर तो हम अपने आप ही करेंगे ना। खैर, ये सारी चीज़ें प्रवचन में ही चल रही हैं। अब वो इतनी देर से प्रवचन कहते हैं ना कि विचार तो हमें पल भर में कहीं भी ले जाके डाल सकते हैं, तो विचारों का तो कोई अनुबंध नहीं, कोई विचारों का कोई बंधन नहीं होता है। विचार हमें एक पल के अंदर हजारों मील दूर जाके डाल सकते हैं। तो यहाँ पर वो प्रवचन सुन रहे थे और इतनी बातें सोच रहे थे। प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी गए। जैसा कि उनका रोज का नियम था कि वो पहले बिरला मंदिर जाते थे, वहाँ से पहाड़गंज जाते थे, और पहाड़गंज से क्या खरीद के लाते थे? सब्जी। तो वो सब्जी मंडी आ गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता अगर उनके बेटे बड़े होने पर अपनी तरफ से ये प्रस्ताव रखते कि दूध लाना, राशन लाना, CGHS डिस्पेंसरी से दवा लाना, सदर बाजार जाकर दालें लाना, पहाड़गंज से सब्जी लाना, डिपो से कोयला लाना, ये सब काम आप छोड़ दीजिए, अब हम कर दिया करेंगे। यशोधर बाबू को बहुत खुशी होती है अगर उनके बच्चे जब बड़े हो गए तो ये कहते कि पापा आप अब आपकी उम्र टलती जा रही है, आप ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर छोड़ दीजिए,
अब तक आप करते रहे, अब हम करेंगे। हम दूध ला के देंगे, पहाड़गंज से सब्जी लाएंगे, राशन भी लाएंगे, CGHS डिस्पेंसरी से दवा ला के देंगे, ठीक है, सदर बाजार से दालें लाएंगे ना, डिपो से कोयला लाएंगे। ये सारे काम आप छोड़ दीजिए, अब हम कर लिया करेंगे। एक आध बार बेटों से खुद ही उन्होंने कहा। अब जब बच्चों ने नहीं कहा कि हम कर दिया करेंगे, आप रहने दीजिए, कभी मन होता है कभी नहीं होता है, थके हुए ज़्यादा होते हैं, तो एक आध बार उन्होंने बच्चों से कहा भी कि सुनो ये काम तुम ही कर लो, तो वे आपस में ही लड़ने लगे और एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा, खुद ही से लड़ने लगे वो आपस में, और एक दूसरे से कहने लगे कि तू किया कर, तू क्यों नहीं करता है। इतना कोहराम मचा और लड़कों ने एक दूसरे को इतना ज़्यादा बुरा भला कहा कि यशोधर बाबू ने इस विषय को उठाना ही बंद कर दिया। आपने देखा होगा आमतौर पे घरों में अगर 2-3 बेटे होते हैं और अगर किसी एक से कह दिया जाए कि तुम सब्जी लेके आओगे, तो दूसरे का क्यों, ये क्यों नहीं करता है, तो यही चीज़ उनके यहाँ हुई। उन्होंने एक आध बार कहा भी कि बेटा तुम ये काम कर लो, तो आपस में झगड़ा करने लगे, कहने लगे कि तुम क्यों नहीं कर सकते हो, तुम क्यों नहीं कर सकते हो, और एक दूसरे को बुरा भला कहने लगे। तो बेचारे यशोधर बाबू ने खामोशी अख्तियार कर ली, उन्होंने कहना ही इस विषय में छोड़ दिया। वो नहीं चाहते थे कि घर में किसी बात को लेके झगड़ा हो। जब से बेटा विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पर गया है, मैंने आपको पूर्व वीडियो में भी बताया था कि उनके बड़े वाले बेटे की नौकरी विज्ञापन संस्था में लग गई, जिसमें कि उसको 1,500 रुपया महीना अभी से मिल रहा है, जबकि 1,500 रुपया महीना यशोधर बाबू को रिटायर होने के करीब है तब मिल रहा है। तो जब से वो बड़ी नौकरी पर गया है, तब से बच्चों का इस प्रसंग में एक ही वक्तव्य है, एक ही बात बच्चे बोलते हैं कि बब्बा हमारी समझ में नहीं आता कि इन कामों के लिए आप नौकर क्यों नहीं रख लेते। ईजा को भी आराम हो जाएगा। ईजा मीन्स माँ को भी, पहाड़ी हैं वो, तो ये बब्बा और ईजा जो है पापा और मम्मी को बोला है उन्होंने। तो वो कहते हैं जब से उनके बड़े लड़के को अच्छी तनख्वाह मिलने लगी, तो बच्चे एक ही बात कहते हैं कि आप करते क्यों हैं ये सारा काम, हम भी क्यों करें, आप एक काम करिए, नौकर रख लीजिए ना घर में, इतना तो दे सकते हैं और फिर माँ को भी आराम हो जाएगा। कमाऊ बेटा नमक छिड़कते हुए ऊपर से ये और कहता है कि आपसे नहीं बनता तो नौकर की तनख्वाह मैं दे दिया करूँगा। यानी पिता के ही सामने अपना बड़प्पन दिखाने के लिए वो ये और कहता है कि अगर आप नहीं दे सकते तो नौकर की तनख्वाह मैं स्वयं दे दिया करूँगा। यशोधर बाबू को यही बात समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है कि उनका बेटा अपना वेतन उनके हाथ में रखे। अभी पुराने समय की बातों से वो निकले नहीं थे, क्योंकि आज के ज़माने में, आज की पीढ़ी में, पुरानी पीढ़ी में बहुत अंतर आ गया। पहले जैसा कि उन्होंने अपने घर में देखा कि बेटा जब पहली सैलरी लेके आता था, पहली नहीं बल्कि जब भी महीने की सैलरी या तनख्वाह से मिलती थी या वेतन उसे मिलता था, तो वो सबसे पहले लाके अपने माँ या बाप के हाथ में रख देता था और कहता था कि पापा ये वेतन मुझे मिला है। तो पिता को भी खुशी होती थी, फिर चाहे वो पूरा का पूरा उस बेटे को थोड़ा थोड़ा करके दे दे। तो उन्हें ये लगता कि बेटा अपना वेतन उसके हाथ में नहीं रखता, ये चीज़ भी समहाउ इम्प्रॉपर है, यानी कुछ सही नहीं है, उचित नहीं है। ये सही है कि वेतन स्वयं उसके बेटे के हाथ में नहीं आता। अब नियम दूसरे हो गए हैं, अब वेतन हाथ में तो आता नहीं है, बैंक अकाउंट में पहुंच जाता है, वहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो ये सही बात है कि वेतन उसके हाथ में नहीं आता है, अकाउंट ट्रांसफ़र द्वारा बैंक में चला जाता है। लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता था? भाई एक बात सोचने वाली थी। अगर बेटा ये कहा कि कौन से मेरे हाथ में तनख्वाह आती है, तो यशोधर बाबू का ये कहना है कि जो तुम्हारा सेपरेट बैंक अकाउंट है, यानी तुम्हारा अपना व्यक्तिगत है, तो उसको आप जॉइंट अकाउंट में भी तो बदल सकते हो। यानी पिता और बेटे का एक ही अकाउंट हो, जब पिता को ज़रूरत पड़े तो वो वहाँ से निकाल ले और बेटे को ज़रूरत पड़े तो वो निकाल ले। तो क्या तुम जॉइंट अकाउंट में नहीं रख सकते हो? अरे झूठे मुंह से ही सही, एक बार ऐसा कम से कम कहता तो कितनी खुशी होती, चाहे वो मना कर देते कि नहीं बेटा रहने दो, अपने में ही रहने दो, मेरे पास अपना हैगा, ठीक है। लेकिन झूठे को ही सही, मुँह छूने को ही कम से कम कह तो सकता था कि पापा
हम आपका और अपना एक बैंक अकाउंट कराए ले रहे हैं, जॉइंट कराए ले रहे हैं, तो एक बार भी ऐसा नहीं कहता बेटा। तो इस पर बेटे का अपने वेतन को अपना समझते हुए बार बार ये कहना कि ये काम मैं अपने पैसे से करने को कह रहा हूँ, आपके पैसों से नहीं, और वो अकाउंट ना करे, हाथ में ना रखे, वो सब कुछ सही है चलो, लेकिन उसके ऊपर से वही जले पर नमक छिड़कने वाली बात कि उसके ऊपर से बार बार ये कहना कि ये काम जो भी मैं घर में परिवर्तन करवा रहा हूँ या जो भी चीज़ें करवा रहा हूँ वो मैं अपने पैसे से कर रहा हूँ, मैं दूंगा इसके पैसे, आपके पैसों से तो नहीं करवा रहा ना, और आपसे पैसे खर्च करने को तो मैं कह नहीं रहा हूँ, मेरे अपने पैसे हैं, मैं खर्च कर सकता हूँ, आपके से नहीं। जो आप नुक्ताचीनी करें, जो आप उसमें टोका टाकी करते हैं ना कि ये सामान क्यों आया या ये सामान क्यों लाए या ये चीज़ ऐसे क्यों रखी गई, तो आपको नुक्ताचीनी करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि पैसे मैं अपने खर्च कर रहा हूँ, अपने वेतन से दे रहा हूँ। इस क्रम में बेटे ने पिता का ये क्वार्टर तक अपना बना लिया है। इस क्रम में मतलब इसी चीज के चलते हुए, इसी क्रम से तात्पर्य है कि बेटे के जो पैसे खुद अपने हाथ से खर्च करता है और अपने हाथ से खर्च करने के लिए कहता है, तो इस चक्कर में तो उसने जो सरकारी क्वार्टर पिता को मिला हुआ है ना, उसे भी उसने अपना बना लिया है, और अपना वेतन अपने ढंग से वो इस घर पे खर्च कर रहा है, जैसे कि घर उसने खरीद के रखा हुआ हो। उनको ये बातें बहुत बुरी लगती हैं। कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी वहां पे अपने मन से पर्दे लगवा रहा है घर में, कभी कारपेट बिछवा रहा है, कभी सोफा आ रहा है, तो कभी डनलप वाला डबल बेड आ रहा है, और श्रृंगार मेज आ रही है। तो वो कहते हैं कि ये सारी चीजें वो मेरे क्वार्टर में खुद अपने पैसों से लाता है और फिर कहता है कि मेरा पैसा है, जो मन चाहे वो करूं, आपसे तो मांग नहीं रहा हूं। तो उसने इस क्रम में, इस चलते हुए इस चीजों के, ऐसा लगता है जैसे कि ये घर भी उसी का हो गया है, ये क्वार्टर मुझे ना मिला उसे मिल गया है। कभी टीवी लेके आ रहा है, कभी फ्रिज, क्या है ये सब। और ऐसा भी नहीं कहता कि लो पिताजी मैं तुम्हारे लिए टीवी ले आया हूं, या तो लेके आए बच्चा तो ये कहते कि लो पापा देखो मैं तुम्हारे लिए सोफा लेके आया, या देखो मैं तुम्हारे लिए टीवी लेके आया, या देखो मैंने तुम्हारे लिए जो गंदे लगते थे ये पर्दे बदलवा दिए हैं, अब देखिए आपका फ्लैट कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसा भी कभी नहीं बोलता है, और बल्कि ये और कहता है कि ये टीवी मेरा है, समझे, कोई इसे छुआ ना करा करे। तो इससे तो उसका अपना आधिपत्य हो गया उसके ऊपर, वो अपना अधिकार जमाता है, पिता का तो कुछ रहा ही नहीं। ये चीज बोलना कि ये टीवी मेरा है, इसे कोई और न छुए, समझे, क्वार्टर ही उसका हो गया, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि क्वार्टर भी उसका हो गया। ये अच्छी रही। अब इनका एक नौकर भी रखो घर में, जैसा ये लोग बोलते हैं कि भाई आप क्यों काम करते हैं, हम तो नौकर रख लेंगे, तो अब इनका बताया हुआ एक नौकर भी रखो घर में। इनका नौकर होगा तो इन्हीं के लिए तो काम करेगा, इन्हीं का काम करेगा, हमारे लिए तो क्या होगा, ऐसे समझते हैं। उनकी गतिविधियों को देखकर उन्हें ये संकेत मिल रहे हैं कि वो अगर नौकर भी रखेंगे तो वो नौकर इन्हीं का काम करेगा, हमारे लिए थोड़ी ना रखेंगे, हमारा काम थोड़ी ना करेगा। और यशोधर बाबू अपनी घरवाली को भी यही बात समझाते हैं कि जिन बच्चों की मातृसुलभ मजबूरी में तुम इनका इतना पक्ष लेती हो, इनके लिए हर समय मुझसे कहती हो, मेरा विरोध करती हो, ये सारी चीजें तुम्हारी नहीं है, उसकी हैं, वो इनका उपयोग करेगा। नौकर भी आएगा तो इनके इशारों पर चलेगा, तुम्हारे लिए थोड़ी ना आएगा। ऐसी बातें वो अपनी पत्नी को भी समझाते हैं। काम सब अपने हाथ से ही ठीक होते हैं। फिर उनका ऐसा मानना है कि इंसान जो भी कार्य करता है घर में, नौकरों का काम नौकरों का ही होता है। आपने देखा होगा कि जो काम हम करेंगे अपने घर की जिम्मेदारी समझ के करेंगे, इस चीज़ से हमारे घर में ये चीज़ अच्छी तरह से रखी जाएगी, टूट फूट नहीं होगी या लापरवाही से कोई कार्य नहीं होगा। तो नौकर के काम में और अपने काम में अंतर होता है। वो ये कहते हैं कि अपने हाथ से किया हुआ काम हमेशा अच्छा होता है। नौकरों को सौंपा कारोबार और चौपट हुआ,
अगर आप कारोबार नौकरों को सौंप दें, नौकर के ऊपर आश्रित हो जाएं, अपने चैन से बैठे और कह दिया कि नौकर कर लेगा, तो ये सारा कारोबार आपका चौपट हो जाएगा। कहते हैं यशोधर बाबू, पत्नी सुनती है मगर नहीं सुनती। पत्नी सुनती तो है उनकी बात, लेकिन मानती नहीं है। नहीं सुनती मतलब उसको मानना नहीं चाहती है, उसको मानती नहीं है, पर सुन करके अब चिढ़ती भी नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि वो इस चीज़ को समझती नहीं है, वो भी देख रही है अपने बच्चों की आने वाले दिनों दिन गतिविधियों को। तो ऐसा नहीं है कि वो उनकी बात को समझ नहीं रही है, समझती है, चिढ़ती भी नहीं है। पहले तो जैसे चिढ़ करके लड़ने लगती थी, विरोध करती थी, अब ऐसा नहीं है, समझती है, लेकिन बच्चों के विरोध में भी नहीं कुछ बोलना चाहती है, और इधर यशोधर बाबू से भी कुछ नहीं बोलती है, बस अब खामोश रहती है। सब्जी का झोला, अब ये सारी बातें वो कब सोच रहे थे, जब वो वहां से सब्जी खरीद रहे थे। तो सब्जी का झोला लेके यशोधर बाबू खुदी हुई सड़कों और टूटे क्वार्टरों के मलबे से पटे हुए लॉनों को पार करके स्क्वायर के उस कोने में पहुंचे जिसमें 3 क्वार्टर अब भी साबुत खड़े हुए थे। आपको मैंने पहले पूर्व वीडियो में बताया था कि गोल मार्केट में कुछ क्वार्टर्स को तोड़ दिया गया है और उनको दूसरे एरिया में उन्हीं क्वार्टर्स की कीमत दे दी गई है कि आप लोग वहाँ जाके रह लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत बहुमंजिला इमारतें बनाई जा रही हैं। तो जब वो झोला लेके आए तो खुदी हुई सड़कों और टूटे हुए क्वार्टर्स जो तोड़ दिए गए, उनके जो मलबे थे, उनसे पूरा लॉन जहाँ पे कभी वो लोग घुमा करते थे, उस लॉन को पाट दिया गया और स्क्वायर चौकोर हिस्सा है कोने का जो उसका स्क्वायर चौकोर सा हिस्सा जो है, उसमें 3 क्वार्टर अभी भी साबित खड़े हुए हैं। उन 3 में से कुल 1 को अब तक एक सिलसिला आबाद किए हुए हैं और 2 क्वार्टर्स तो अब टूटने के लगभग ही हैं, लेकिन 1 क्वार्टर वो है जिसमें कि वाईडी पंत यानी यशोधर पंत रहते हैं और वो उसको खिलाना नहीं चाहते, तो वो वहीं रहना चाहते हैं क्योंकि वहाँ से उनकी यादें जुड़ी हुई हैं। तो वो कहते हैं कि उन 3 क्वार्टर में से 1 क्वार्टर अब तक एक सिलसिला उसको आबाद किए हुए हैं। बाहर बदरंग सी तख्ती में उसका नाम लिखा है वाईडी पंत। घर के बाहर जो नेम प्लेट लगी रहती है ना, तो ऐसी एक बदरंग सी, मतलब बदरंग हो गई है, पहले नई लगी होगी तो उस पर चमक होगी, तो काफ़ी साल पुरानी हो गई है तो उसका रंग थोड़ा डल हो गया है, थोड़ा भद्दा सा हो गया है, उस पर लिखा हुआ है वाईडी पंत। तो आपने देखा, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया है। अब इसके आगे का भाग मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।